नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी आज बिहार में पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के जरिए पीएम कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेंगे और उनके सुझावों पर भी बात करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ऊर्जा से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं से बातचीत करने से सदैव नई प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम कुर्नूल में 13,430 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ जनसभा को वो संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी कल आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले के श्रीशैलम में श्री भ्रामरांब मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में पूजा अर्चना करेंगे और श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र भी जाएंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज सीआईआई अंतर्राष्ट्रीय रेल सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम में हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन के साथ बैठक करेंगे। ब्राजील के रक्षा मंत्री जोसे म्यूशियो मोंटेरियो फिल्हो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि विचार विमर्श के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों की समीक्षा की जाएगी। सैन्य और रक्षा उद्योग सहयोग सहित परस्पर हित के विषयों पर भी बातचीत होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आज कर्नाटक के कोप्पल में कृषि प्रसंस्करण के लिए फार्म्स प्रशिक्षण केंद्र और सीएफसी का उद्घाटन करेंगी। बाद में हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर में वो दर्शन और पूजन करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोप्पल में चिलावदगी गांव में कर्नाटक ग्रामीण बैंक द्वारा प्रायोजित मुरमुरे की एमएसएमई इकाई का दौरा करेंगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के प्रशिक्षुओं के साथ हॉस्पिटल में बातचीत भी करेंगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का काम जोरों पर है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा आज लखीसराय सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। वो यहां से लगातार 3 बार के विधायक हैं और कुल 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज राघोपुर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। तेजस्वी तीसरी बार वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। नामांकन के बाद वो एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। एनडीए में सीटों के बंटवारे की घोषणा के बाद जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने 6 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। 4 पुरानी सीटों पर वर्तमान विधायकों को ही मौका दिया गया है, जबकि अतरी से रोमित सिंह और कुटुंबा से ललन राम उम्मीदवार बनाए गए हैं। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने 6 उम्मीदवारों में 2 महिलाओं को टिकट दिया है, जिसमें जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी भी शामिल है, जो इमामगंज से प्रत्याशी हैं। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। महागठबंधन के आज अपनी सीटों की घोषणा की उम्मीद है। पटना में आज एक बार फिर महागठबंधन के नेता मंथन करेंगे। दिल्ली में कल देर शाम कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में पार्टी के उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम रूप से सहमति बनी। बैठक में पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा अन्य वरिष्ठ नेता शामिल रहे। राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सीसी मीटिंग में पार्टी ने पैनल में शामिल 76 नामों में से 35 से अधिक नामों पर विचार मंथन किया, जबकि दिल्ली में चंद रोज पहले हुई कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में 25 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए थे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी ने 18 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अब महागठबंधन में चल रही बातचीत का हवाला देकर लिस्ट वापस ले ली गई है। सीपीआई-एमएल के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि सूची इसलिए वापस ली गई क्योंकि गठबंधन में कुछ अन्य सीटों पर अभी भी चर्चा चल रही है और सभी निर्वाचन क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक संशोधित सूची जल्द ही जारी की जाएगी। आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम की दूसरी सूची की घोषणा कर दी है। आप ने 48 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा है।
आम आदमी पार्टी ने नरकटियागंज से राजीव वर्मा, सुरसंड से ऋषि वर्मा और छपरा से प्रेम प्रताप सिंह को बिहार के चुनावी मैदान में उतारा है और इसी के साथ आप ने कुल मिलाकर अभी तक कुल 59 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए 7वीं बार चुना गया है। ये मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र और सभी प्रतिनिधिमंडल को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद किया है। वहीं भारत ने कहा है कि हम अपने कार्यकाल के दौरान उद्देश्य की पूर्ति के लिए तत्पर हैं। यूएनएचआरसी में 47 सदस्य देश शामिल हैं, जिनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बहुमत से किया जाता है। हर साल 1/3 सदस्यों का नवीनीकरण किया जाता है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में थैयात गांव के पास जोधपुर जा रही बस में आग लग गई। इसमें 20 यात्रियों की मौत हो गई और 15 झुलस गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर में हुए एक हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने 100 पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय हित कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी घटनास्थल का दौरा किया और हादसे को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने जोधपुर में महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचकर जैसलमेर बस दुर्घटना में घायल हुए लोगों और उनके परिजनों से मुलाकात भी की। विधायक महंत प्रतापपुरी ने बताया कि बस में आग लगने से 19 लोगों के जलने के मौके पर मृत्यु हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से झुलसे व्यक्ति ने जोधपुर रेफर करने के बाद रास्ते में दम तोड़ दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब में कहा कि केंद्र सरकार पंजाब की बाढ़ बारिश से प्रभावित जनता और किसानों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। केंद्र सरकार की ओर से पंजाब के किसानों के लिए गेहूं बीज निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु 74 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पंजाब के किसानों के खातों में अग्रिम राशि डाली गई है। बाढ़ से प्रभावित पंजाब के नागरिकों के लिए 36,000 से ज्यादा मकान भी स्वीकृत किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी 4 दिवसीय कलमिकिया गणराज्य की सफल यात्रा की। उन्होंने कहा कि यात्रा भारत और रूस के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों को और प्रगाढ़ करने में मदद करेगी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 21वीं बैठक जारी है। 13 अक्टूबर से शुरू हुई बैठक का आज अंतिम दिन है। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक में महानिदेशक परमेश शिवमणि के नेतृत्व में 4 सदस्यीय तटरक्षक प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है। इस बैठक की मेजबानी ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल कर रहा है। भारत दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं के द्विपक्षीय अभ्यास के उद्घाटन संस्करण में भाग लेने के लिए आईएनएस सह्याद्री बुसान पहुंच चुका है। आईएनएस सह्याद्री भारत के आत्मनिर्भर भारत की मुहिम का एक शानदार उदाहरण है। आईएनएस सह्याद्री का चालक दल भारत कोरिया द्विपक्षीय अभ्यास के उद्घाटन संस्करण के समुद्री चरण में हिस्सा लेगा। भारत आज से अमेरिका के लिए सभी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं फिर से शुरू करेगा। अमेरिका के लिए पत्र, दस्तावेज, पार्सल और अन्य सभी प्रकार की डाक सेवाएं सामान्य रूप से बहाल कर दी जाएंगी। पिछले 22 अगस्त को इन सेवाओं को रोक दिया गया था। इंडिया पोस्ट ने डिलीवरी ड्यूटी पेड प्रसंस्करण के लिए एक अनुपालन तंत्र स्थापित किया है और इसके तहत डाक विभाग, डीडीपी और योग्य पक्ष सेवाओं की सुविधा के लिए ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाएगा। आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने एक्स पर वीडियो भी साझा किया है और लिखा है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिसाइल मैन वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपनी अटूट देशभक्ति और भारत प्रथम के सिद्धांत से विज्ञान, रक्षा और तकनीकी नवाचारों में हमारे देश की प्रगति को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। शिवसेना सांसद मिलिंद देवरा ने हाल ही में शुरू हुई मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन से यात्रा की। उन्होंने
मुंबई वासियों से अपील भी की कि वो निजी वाहनों की बजाय मेट्रो का अधिक उपयोग करें। मिलिंद देवरा ने कहा कि मेट्रो में सफर करने से सड़कों पर ट्रैफिक जाम में कमी आएगी और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में भी मदद मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में संबोधन को लेकर पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में संबोधन के दावे को झूठा बताते हुए सीएम सुक्खू पर तीखा हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को पत्र लिखा और वहां से जवाब आया कि ऐसा कोई संबोधन नहीं हुआ। पत्र में जानकारी दी गई कि 19 सितंबर के बाद ब्रिटिश संसद में कोई कार्रवाई ही नहीं हुई, तो 24 सितंबर में सीएम का संबोधन कैसे हो सकता है। आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। मामले की जांच कर रहे एएसआई संदीप लाठर ने आत्महत्या कर ली है। इस आत्महत्या के बाद पूरे पुलिस महकमे में अब हड़कंप मच गया है। घटनास्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट और वीडियो मैसेज भी मिला है, जिसमें उन्होंने आईपीएस वाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संदीप ने अपने 3 पेज के सुसाइड नोट में लिखा कि पूरन एक भ्रष्टाचारी अफसर थे और जातिवाद का सहारा लेकर सिस्टम को हाईजैक कर रहे थे। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के मलखेड़ गांव में ग्राम पंचायत परिसर में एक महिला लाइब्रेरियन द्वारा आत्महत्या के मामले पर बीजेपी विधायक अश्वत्थ नारायण ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया सरकार को इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार की लापरवाही और प्रशासनिक विफलता के कारण एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। दिल्ली एनसीआर में दिवाली से पहले ही प्रदूषण बढ़ने लगा है। प्रदूषण स्तर खराब श्रेणी में रहने पर दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में ग्रैप का स्टेज 1 लागू कर दिया गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक में ग्रैप स्टेज 1 को लेकर फैसला हुआ। ग्रैप 1 के तहत की जाने वाली कार्रवाइयों को पूरे एनसीआर में संबंधित एजेंसियों की ओर से लागू कराया जाएगा। समिति एक्वाई की बारीकी से निगरानी करेगी और उचित निर्णय लेने के लिए समय समय पर हालात की समीक्षा भी करेगी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के मियागंज गांव में एक घर में सुबह सुबह जोरदार धमाका हो गया। इस विस्फोट में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। इलाज के लिए सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। गोवा सरकार में मंत्री रवि नायक के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने X पर लिखा कि रवि नायक जी को एक अनुभवी प्रशासक और समर्पित लोक सेवक के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने गोवा के विकास पथ को समृद्ध बनाया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और भारतीय ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल के माध्यम से रोजगार संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। समझौते के तहत जोमेटो नियमित रूप से एनसीएस पोर्टल पर सत्यापित नौकरी के अवसरों को पोस्ट करेगा और इसके माध्यम से भर्ती भी करेगा। एपीआई आधारित एकीकरण उपयोगकर्ताओं के लिए वास्तविक समय में नौकरी के अवसर की पोस्टिंग और सुगमता से ट्रैकिंग सुनिश्चित होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र की जनता को इलेक्ट्रिक बस सेवा की सौगात दी। कुरुक्षेत्र में राज्य परिवहन हरियाणा ने भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 के अंतर्गत 10 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की।
केंद्रीय आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अंडमान को उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण वैश्विक इंटरनेट डेटा ट्रांसफर का अगला बड़ा केंद्र बनाने की वकालत की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ करते हुए इसे दुनिया के लिए ग्रोथ का प्रमुख इंजन बताया है। साथ ही आईएमएफ ने 2025 के लिए भारत की विकास दर 6.6% और 2026 के लिए 6.2% रहने का अनुमान भी जताया है। आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा है कि जब दुनिया की विकास दर धीमी पड़ रही है तब भारत एक प्रमुख ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है। उन्होंने भारत की मजबूत नीतिगत बुनियादी बातें और निजी क्षेत्र के शानदार प्रदर्शन को इसकी वजह बताया। जॉर्जीवा ने कहा कि मार्जिन में कमी के कारण अमेरिका में कीमतों की बढ़ोतरी हो सकती है और मौद्रिक नीति और विकास दर इस पर इसका असर पड़ने की आशंका है। वैश्विक बैंक ने भारत में मजबूत उपभोग और जीएसटी सुधार के कारण वित्त वर्ष 2026 का अनुमान 6.3% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। दालों, सब्जी और ईंधन की कीमतों में गिरावट से सितंबर महीने में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति की दर घटकर 0.13% पर आई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई दर 0 से 5.22% नीचे दर्ज की गई। सब्जियों के दाम सितंबर 2024 के मुकाबले 24.41% और दालों में 17.19% घटे। प्याज की कीमतों में 63.79% और आलू में 42.24% की गिरावट। वहीं फलों की महंगाई दर 4.06% और धान की 1.52% नीचे रही। ईंधन वर्ग में मुद्रास्फीति 0 से 2.58% नीचे रही। इस श्रेणी में रसोई गैस 7.96%, पेट्रोल 3.82% और डीजल 3.09% सस्ता हुआ। विनिर्मित उत्पादों में खाद्य तेल और वसा की थोक महंगाई दर 14.50% दर्ज की गई। अमेरिकी टेक कंपनी गूगल ने भारत में अपनी सबसे बड़ी निवेश की घोषणा की। कंपनी ने अगले 5 सालों में भारत में करीब 1.26 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है। ये निवेश आंध्र प्रदेश में एक विशाल डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने के लिए किया जाएगा। ये गूगल का अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा एआई हब बनने जा रहा है। भारत का स्मार्टफोन निर्यात सितंबर में अनुमानित $1.8 बिलियन को पार कर गया। इसमें पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 95% से अधिक की वार्षिक वृद्धि हुई है। आईसीए के अनुसार अप्रैल सितंबर में अमेरिका को करीब $9.4 अरब का मोबाइल फोन निर्यात किया गया। ये एक साल पहले $3.1 अरब की तुलना में करीब 200% की वृद्धि है। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अब मजबूत और अधिक जुझारू हो गए हैं और हाल के समय में उनकी ऋण वृद्धि निजी बैंकों से बेहतर रही है। झारखंड सरकार ने दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 58% किया। वित्त आयोग ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 1 महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है। इसका गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया था। केंद्र सरकार 1 से 30 नवंबर तक पेंशन भोगियों के लिए देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चलाएगी। इसमें देश भर के 2000 जिलों और उपमंडल मुख्यालयों को शामिल किया जाएगा। कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक अपने 1.8 लाख डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क के जरिए सभी जिलों में डीएलसी शिविरों का आयोजन करेगा। कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि 19 पेंशन वितरण बैंक 300 शहरों में कई स्थानों पर शिविर लगाएंगे और इनमें वृद्ध, दिव्यांग या बीमार पेंशन भोगियों के घरों और अस्पतालों का दौरा भी शामिल होगा। सोने की कीमतें 2850 रुपए बढ़कर पहली बार 1.3 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गई। वहीं सिर्फ 10 महीने में चांदी की कीमतें 89,300 रुपए बढ़कर 1,79,000 रुपए प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। निजी क्षेत्र की प्रमुख साधारण बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 18.1% बढ़कर 820 करोड़ रुपए हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान के साथ एक कर्मचारी स्तरीय समझौता किया, जिसके तहत कोष के बोर्ड से अनुमोदन के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब की राशि प्राप्त हो सकेगी।
IMF अपनी विस्तारित निधि सुविधा के तहत पाकिस्तान को $1 अरब और अपनी स्थायित्व सुविधा के तहत $20 करोड़ प्रदान करेगा, जिससे दोनों व्यवस्थाओं के तहत कुल वितरण लगभग $3.3 अरब हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने वेनेजुएला तट के पास ड्रग्स ले जा रही एक नाव पर हमला किया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। ये कैरेबियाई क्षेत्र में पिछले महीनों में 5वां घातक हमला है। ट्रंप ने कहा कि इस कार्रवाई में अमेरिका बलों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि ये नाव मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल थी और अमेरिका की सुरक्षा को खतरा पैदा कर रही थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिवंगत कार्यरत चार्ली किर्क को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया। ट्रंप ने कहा कि चार्ली किर्क ने युवाओं को राजनीति और राष्ट्रभक्ति के रास्ते पर प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि किर्क सच्चे अमेरिकी हीरो थे, जिन्होंने स्वतंत्रता की आवाज को बुलंद किया। अमेरिकी विदेश विभाग ने रूढ़िवादी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की हत्या के बारे में सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों के कारण 6 विदेशियों के वीजा रद्द कर दिए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक कपड़ा फैक्ट्री और उसके पास स्थित एक रासायनिक गोदाम में आग लगने से कम 16 मजदूरों की मौत, कई अन्य घायल। अग्निशमन सेवा निदेशक के अनुसार खोज अभियान के दौरान केवल कपड़ा फैक्ट्री से ही 16 शव बरामद किए गए। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान जारी रहने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। मेडागास्कर की राजधानी में हफ्तों से जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच आखिरकार सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना देश छोड़कर भागे। सेना ने कहा अब वो राष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखने की जिम्मेदारी संभालेगी। मेडागास्कर ने संसद के निचले सदन को छोड़कर सभी संस्थाओं को भंग कर दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही सेना और जेंडरमेरी अधिकारियों की एक परिषद नागरिक सरकार बनाने के लिए एक प्रधानमंत्री नियुक्त करेगी। नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा ने कार्यकारी पद से इस्तीफा दे दिया है। आगामी 15वें महाधिवेशन से पहले पार्टी की जिम्मेदारी उपसभापति पूर्ण बहादुर खड़का को सौंपी गई। अर्जेंटीना में मुद्रा संकट को कम करने में मदद के लिए अमेरिका ने $20 अरब की योजना बनाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली से मुलाकात की। हमास ने मृत बंधकों के और शव इजरायल को सौंपे। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गाजा में युद्ध समाप्त करने के प्रयास के बाद प्रगति का संकेत है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास से कहा कि आतंकवादी समूह का निरस्त्रीकरण करना, अन्यथा उसे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सुल्तान जोहर कप हॉकी मैच में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 3-3 के स्कोर के साथ बराबरी पर रहा। भारत पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीमों के बीच मुकाबले में भारत ने अंतिम क्वार्टर में महत्वपूर्ण गोल दागकर मैच में बढ़त हासिल की। हालांकि पाकिस्तान ने वापसी करते हुए मैच ड्रॉ करा लिया। महिला वनडे विश्व कप में आज इंग्लैंड का सामना पाकिस्तान के साथ होगा। यह मुकाबला कोलंबो में खेला जाएगा। मौजूदा टूर्नामेंट में इंग्लैंड तालिका में दूसरे स्थान पर, जबकि पाकिस्तान महिला टीम 8वें पायदान पर काबिज है। पाकिस्तान को अब तक 3 मैच खेले हैं और उसे तीनों में ही हार मिली है। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच महिला वनडे विश्व कप का मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। न्यूजीलैंड की पारी शुरू होने से पहले ही बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद मैच को बेनतीजा समाप्त करना पड़ा। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच मैच बेनतीजा रहने से श्रीलंका और न्यूजीलैंड को अंक बांटने पर मजबूर होना पड़ा। ये इस विश्व कप में दूसरी बार है जब श्रीलंका को बारिश के कारण अंक बांटना पड़े। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किया। भारतीय खिलाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना करती नजर आई। महिला क्रिकेट विश्व कप में भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला इंग्लैंड के साथ रविवार को इंदौर में खेला जाएगा। फिलहाल टीम इंडिया 4 मैचों में 2 जीत और 2 हार के साथ टेबल में चौथे पायदान पर काबिज है। भारत के प्रद्युम्न रेड्डी को फिलीपींस की अंडर 17 महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है।
पहली बार है जब किसी भारतीय को विदेशी टीम का कोच बनाया गया है। ऐसे में प्रद्युम्न रेड्डी विदेश में किसी युवा राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय मूल के कोच बन गए हैं। पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय निशानेबाज मनु भाकर का कहना है कि उनका लक्ष्य 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक है, जिसको लेकर वो खुद को तैयार कर रही हैं। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर, जिन्होंने देश में आयोजित हुई इंडिया ओपन महिला गोल्फ टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, का मानना है कि देश में गोल्फ के खेल की तस्वीर में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।